नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम बंगाल में उठे सियासी बवंडर की आज लोकतंत्र में बात होगी। हम बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम की। बीजेपी और टीएमसी के बीच अब तलवारें खिंच चुकी है। बीजेपी नेताओं पर पत्थरबाजी के बाद आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दीदी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी के बाद लगातार हिंसक वारदातें बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी बंगाल में बदलाव पर आमादा है तो ममता किसी भी कीमत पर बीजेपी को बंगाल में भगवा लहराने से रोकने में जुटी हुई है। बीजेपी की इस लड़ाई में राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कूद पड़े हैं। धनखड़ ममता पर लाल पीले हो रहे हैं। धनखड़ साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है। वो कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह से धनखड़ ने ममता को जवाब दिया, उससे लगता है कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ तो कहीं नहीं जा रहा है। क्या बीजेपी पत्थरबाजी का बदला लेगी? क्या बंगाल में अब और बवाल बढ़ेगा? बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चल रहे हैं। बंगाल की सियासत एक बार फिर से हिंसक रूप लेती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेताओं पर हमले ने सियासी आग में घी डाल दिया है। बंगाल में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साफ कहा है कि राज्य में जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। राज्यपाल ने कहा कि अगर आप संवैधानिक राह से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि आप संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगी। Distancing of governance from rule of law and constitutional parameters is to an alarming level, making it extremely difficult for me to conclude the governance in the state is in accordance with the Constitution. राज्यपाल के बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाले हैं। राज्यपाल ने ममता को कई मुद्दे पर घेरा। राज्यपाल ने ममता के बाहरी वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मैडम सीएम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है, भारत की नागरिकता एक है। अपने ही देश में कौन अंदरूनी है कौन बाहरी है ये कहना एक खतरनाक खेल है। आग से ना खेले मुख्यमंत्री। भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है कहां पर बाहरी है। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विथ फायर ऑफ दिस नेचर। दिस इज टू डेंजरस टू बी एक्सेप्टेबल बाय एनीवन हु बिलीव्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ राज्यपाल ममता पर लगातार हमले बोल रहे हैं तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार बंगाल में हो रहे हमले पर सरकार को घेरने में जुटी है तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पथराव की इस घटना को बीजेपी का नाटक करार दिया है। ममता ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं, सब के सब यहीं जमे रहते हैं। ममता ने कहा कि अक्सर गृह मंत्री यहाँ आते रहते हैं, बाकी समय उनके चड्डा नड्डा फड्डा भड्डा यहाँ होते हैं। जब उनके पास कोई दर्शक नहीं होता तो वे अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। यानी ममता नहीं मानती कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था खराब है। ममता को ये मंजूर नहीं कि बीजेपी नेता बंगाल जाए। अब सवाल है कि क्या चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात आज पश्चिम बंगाल की होगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासी बवंडर लगातार जारी है। हम बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी संग्राम की, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच अब तलवारें खिंच चुकी है। यानी कि अब जो पूरी लड़ाई है वो केंद्र बनाम राज्य की हो गई है। बीजेपी नेताओं पर पत्थरबाजी के बाद अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दीदी के गढ़ में बीजेपी की सेंधमारी से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के गढ़ जो दीदी का गढ़ है उसमें बीजेपी की सेंधमारी के बाद अब
लगातार हिंसक वारदातें बढ़ती ही जा रही है और इस बात का आरोप बीजेपी नेता भी लगा रहे हैं। बीजेपी बंगाल में बदलाव पर आमादा है तो ममता किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर बीजेपी को बंगाल में भगवा लहराने से रोकने में जुटी हुई है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, साथ ही जानने की ये भी कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार इस तरह की मांग हो रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ममता बनर्जी अब प्रदेश को ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से संभालने में नाकाम साबित हो रही है, इस तरह का लगातार आरोप लगाया जा रहा है और राज्यपाल ने भी जो बयान दिया है उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त तन्वी सिंह जी जुड़ गई हैं जो कि टीएमसी की समर्थक हैं। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश झा जी भी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही अनिल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा तन्वी सिंह जी आपसे है। तन्वी जी, कैसे देखती हैं और पश्चिम बंगाल में जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी लगातार इस तरह की मांग कर रही है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। क्या अब बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर चल रहा है क्या? देखिए, बीजेपी का जो एक नारा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन शुरू हो, ठीक है, तो आप अगर ऐसा देखें कि ममता जी का इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर है, वो तो कोई कम बुद्धि तो उसका नहीं है कि वो खुद भी चाहेगी कि राष्ट्रपति शासन जारी हो और यहाँ पे गुंडागर्दी करके बीजेपी को वो मौका दे दे ये बोलने के लिए। तो फिर ये जो मेलोड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, बीजेपी के वोट से क्रिएट किया जा रहा है, मुझे लगता है। और दूसरी बात है, इसका और भी एक नजरिए से देखें कि दिल्ली में जो कृषक आंदोलन हो रहा है, हाँ, उससे फोकस ड्रैग करने के लिए ये बीजेपी का बहुत बड़ा एक गेम प्लान है कि वहां से दिल्ली में मतलब नजर हटा के बंगाल की पॉलिटिक्स के ओर एक मतलब राइट लाइट सिचुएशन क्रिएट करके यहाँ पे ऐसी माहौल तैयार किया जाए और साथ में ममता को भी एक मतलब क्या बोलेंगे, मतलब राष्ट्रपति शासन जारी करके यहाँ पे गणतंत्र की हत्या किया जाए। ऐसे बात तो बीजेपी पहले भी कर चुका है, भाटपाड़ा में हम लोग देख चुके हैं, तरह तरह जगह जगह बीजेपी ही गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। गुंडागर्दी की बात सिर्फ तन्वी जी नहीं कर रही, इससे पहले आपको बता दें कि गुंडागर्दी की बात ही जो टीएमसी के और नेता हैं कल्याण बनर्जी जो कि एमपी हैं उनकी तरफ से भी कही गई है। क्या वाकई राजेश जी गुंडागर्दी पे उतारू है क्या बीजेपी? क्या गुंडे लेके गई थी क्या बीजेपी कि उन पर इस तरह से हमला हो गया? नेहा जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कल पूरे देश ने देखा जिस तरह से राजनीतिक वातावरण में लोकतंत्र के अंदर बंगाल में कल जो घटना घटा वो बहुत ही बड़ा काला दिन मनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रभारी जो काफिला लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी किया और कई नेता घायल हुए, खास करके हमारे प्रभारी और महामंत्री विजय वर्गीय जी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। ये बहुत ही अराजक स्थिति बनी हुई है, अंधकार है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट हो गया है। और जहां तक ममता बनर्जी का है, उनका बौखलाहट और टीएमसी का बौखलाहट देखने को मिल रहा है। इसका जवाब तो जनता आने वाले समय में देने के लिए तैयार हो गई है। इनको पता है कि हमारी सत्ता हाथ से निकल गई है। बंगाल के लिए ये तो दूसरी आजादी के तौर पर लोग देख रहे हैं। कम्युनिस्ट की भी सरकार थी लेकिन इस तरह की कभी भी गुंडागर्दी देखने के लिए नहीं मिला। ये आतंक के साए में पूरे राजनीति को करना चाह रहे हैं। अब तो वहां राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए और अविलंब लगना चाहिए। जिस तरह से इन लोगों ने पिछले 6 महीने में 4 विधायकों की हत्या हुई, 120 से अधिक वहां पर भाजपा के नेताओं को हत्या किया गया और आम जनता जो वहां पर बहुसंख्यक है उसके ऊपर लगातार हमला और बड़े बड़े रैलियों में ये बमबार्डिंग कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं। तो पूरी अराजक स्थिति फैली हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, वहां पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं तो सब
वहां पर सब कुछ ठीक है, खत्म ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी तन्वी जी कर रही थी कि गुंडागर्दी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। राजेश झा जी कह रहे हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, कि बीजेपी के नेता अगर जाते हैं तो गुंडागर्दी वहां पर टीएमसी के नेताओं की तरफ से की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। और हाल ही में जो एक खबर निकल के ये भी सामने आई है कि केंद्र की सरकार ने, यानी कि केंद्र ने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव और बंगाल के डीजीपी को भी तलब किया था, जिसको भी अब ये कहा जा सकता है कि ममता सरकार ने ठुकरा दिया है, यानी कि वो दिल्ली में नहीं आएंगे। तो ये जो हालात, ये जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, क्या वाकई ये इस ओर इशारा करती है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बेहद जरूरी होता जा रहा है? देखिए नेहा जी, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप एक इतना सेंसिटिव विषय आज इस राष्ट्रीय समाचार चैनल पे आप उठा रहे हैं। हाँ। अब मैं जो आपने सवाल पूछा, मैं उस बात का जवाब देता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी आज तेलंगाना में विस्तार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में विस्तार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक भी नहीं हुआ करता था, एक पार्षद भी नहीं हुआ करता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विस्तार किया। और आज अमूमन समझ लीजिए देश के लगभग 23 से 24 सूबों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करती है, और वहाँ कहीं सत्ता में और कहीं मुख्य विपक्षी दल के रूप में। तो ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में ही गुंडागर्दी के माध्यम से अपने राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाहती है? अगर भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति गुंडागर्दी वाली थी तो तेलंगाना में बम क्यों नहीं फूटे, वहां पे पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? आप जाइए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई, वहां पे बम क्यों नहीं फूटे? मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी, थोड़ा सा इस चीज को अतीत में जाइए। वास्तविकता क्या है कि कालांतर के अंदर 35-40 साल वहां पे कम्युनिस्टों की सरकार रही, और कम्युनिस्टों जो वामपंथ की सरकार जो रही, उन्होंने वहां पे एक कैडर शासन इस्टेब्लिश कर दिया, जिसके खिलाफ में ममता बनर्जी ने काफी संघर्ष किया। और लगभग समझ लीजिए 10 साल पहले ममता बनर्जी ने लोगों के अंदर उसका वो जो राजनीतिक विषैलापन में उसको कहूंगा, जिस जो राजनीतिक विषैलापन था, उसके लिए लोगों के मन में एक विश्वास जगाया, और लोगों ने उस विषैली राजनीति से किनारा करके और ममता बनर्जी को वहाँ की सत्ता सौंपी। बिल्कुल, वहां पर पूरा नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा, लोगों ने उन पर विश्वास जताया। और एक जो आपने सवाल उठाया उस पर मैं एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ तन्वी जी से, फिर मैं रुक करूंगी अनिल ठाकुर जी का। तन्वी जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी निरंजन पोद्दार जी कर रहे थे, कि भाजपा की अगर यही नीति, यही रणनीति है कि पत्थरबाजी करे, गुंडागर्दी करे, या फिर प्रदेश में जाके अराजकता को फैलाए, तो सर, तो मैम ये मुझे बता दीजिए यहाँ पर कि जिस बात का जिक्र अभी निरंजन जी कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? तेलंगाना में तो ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी और तमाम राज्यों में तो ऐसा नहीं हुआ। गलत। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, हरियाणा में किसानों पर कितने सारे, मतलब खट्टर सरकार ने जो भी अत्याचार कर रहे हैं। मैडम, ये किसानों का मुद्दा अलग है, आप इसको विचली किसानों, मैडम मेरी बात समझिए, जो हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर जो ये राजनीति हो रही है, जो ये रणनीति बनाई जा रही है, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, उसे आप किसानों के मुद्दे से ना जोड़ें। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, कितने लोगों की हत्या हुई वहाँ पे, बताइए आप। यही मुद्दा है, कृषक आंदोलन से फोकस हटाने के लिए बीजेपी यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर रहा है, मेलोड्रामा क्रिएट कर रहा है, जैसे कि कृषक आंदोलन का फोकस आप लोगों का है वो बंगाल के तरफ हो जाए। नहीं तो तन्वी जी, मुझे ये बता दीजिए ना, तो दिक्कत कहाँ है? तन्वी जी, दिक्कत कहाँ है? अगर देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाते हैं, बीच में आना चाहूंगा थोड़ा सा, करना चाहता है तन्वी जी थोड़ा सा बीच में आना चाहूंगा। इतने दिनों से किसानों को अत्याचार कर रहा है, वो लोग सड़क पे बैठ के जो आंदोलन से फोकस ट्रैक करके आप बंगाल में आप गुंडागर्दी करके वो फोकस को। अरे तन्वी जी, कौन सड़क पे बैठता है मैम? ये तो आपको भी बेहतर तरीके से पता होगा किन किन मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी भी सड़कों का रुख कर चुकी है, और कैसे माँ माटी और मानुष का नारा देकर वो सत्ता तक पहुंची है। लेकिन आज क्या आपको लगता है कि उसी ट्रैक पे ममता बनर्जी है? लेकिन यहाँ पे आके नड्डा जी यहाँ पे आके ये सब क्रिएट करके, मतलब ये मेलोड्रामा क्रिएट
लेकर के। और सबसे बड़ी बात है, आप सुन लीजिए, आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं, 2 दिन पहले ये लोग बोलते हैं ना कि मतलब शिष्टाचार की बात करते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़ी बातें फेंकते हैं। 2 दिन पहले ममता बनर्जी को, जो ईस्ट स्टेट का सीएम है, दिलीप घोष जो मतलब बीजेपी का लीडर है, लोकल लीडर है, वो इतने भद्दे गाली दे चुके हैं जिसका मतलब हम उच्चारण भी नहीं करना चाहते, जिसको हरामी बोलते हैं। एक लेडी को ऐसी बातें बोलना मतलब एक पवर्ड बोलते हैं, जिसको आपके मतलब उसको ऐसे इसके ऊपर कोई टिप्पणी आज तक राज्यपाल से नहीं आया। राज्यपाल, यहाँ का राज्यपाल तन्वी जी, तन्वी जी, तन्वी जी, आप पहले के बयान उठा के देखेंगे, ममता बनर्जी ने भी किस तरह से शब्दों की मर्यादाओं को तार-तार किया है, ये आप बेहतर तरीके से जानती है तन्वी जी। उस पे हम बहस नहीं करेंगे, जो मुद्दा है उस पे हम बहस करेंगे आज। अनिल ठाकुर जी, सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, ठीक, मुद्दा का क्रिएट किया जा रहा है, तो असली बात तो सबको सुनना पड़ेगा। असली बात सबको सुनना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है बीजेपी, कैसे बिहेव कर रहा है। एक चीफ मिनिस्टर को, जो एक औरत भी है, उसको पवर्ड बोल के गाली देना, ऐसे कौन से शिष्टाचार में लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन दे रहे हो? तन्वी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तन्वी जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप ममता दीदी के बारे में बहुत बोल रही है। आप ममता दीदी, आप बोल रहे हैं कि नड्डा जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तन्वी जी, आपको पता नहीं है कल जो घटना घटा उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रहा है बीजेपी। आपको बंगाल का जनता आपको सारा जवाब देना जा रहा है। कुछ महीनों का शासन है, कुछ महीनों का राज आप कर लीजिए, उसके बाद जनता आपको सिखाएगी। तन्वी जी, बिल्कुल जनता के हाथ में बिल्कुल कमान है और जनता ही वाकई सर्वोपरि है। ठीक है तन्वी जी, ये भी नहीं जानते रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोड़ा। ठीक है तन्वी जी, नेहा जी, इनका ब्रेक रिपेयर करवाइए। नेहा जी, तन्वी जी, ठीक है तन्वी जी, ठीक है मैम, मैं आपको पूरा मौका दूंगी इस डिबेट में, आप अपनी पूरी अच्छे से बात रख पाएंगे, लेकिन बाकी भी गेस्ट है मेरे पास, उनका भी मुझे रुक करने दीजिए। अनिल ठाकुर जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, हाल ही में जो ममता बनर्जी का बयान निकल के सामने आया, उनका ये कहना है कि बीजेपी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ जाते हैं, यहीं पे जुटे रहते हैं, वो जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जैसे तमाम, उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस बात का जिक्र अभी तन्वी जी कर रही थी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या सही है? क्या इस तरह के शब्दों की मर्यादाओं को तार-तार करते हुए आगे बढ़ना, क्या ये सही है? और दूसरी बात ये भी कि क्या अगर पश्चिम बंगाल में देश के गृह मंत्री जाते हैं तो फिर दिक्कत मुख्यमंत्री को किस चीज की है? क्या देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते हैं क्या? देखिए, ममता बनर्जी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है और ममता बनर्जी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं में कभी विश्वास नहीं किया है। जब वो कांग्रेस का हिस्सा थी ममता बनर्जी, और कांग्रेस का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने कई बार इस तरह के काम किए हैं जो आज भी लोग याद करते हैं। जयप्रकाश नारायण जब वहां गए थे, उस जमाने की बात है, जब वो कांग्रेस में थी तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण की गाड़ी रोक ली थी और उसके बोनट पे, उस गाड़ी के बोनट पर ये चढ़ गई थी। तो ममता बनर्जी का कभी इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी उनकी आस्था नहीं रही है, ये जग जाहिर है और सभी जानते हैं। लेकिन देखिए, अभी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बंगाल को भी समझना पड़ेगा। मैंने बहुत करीब से 14 साल तक बंगाल को देखा है जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1990 के दशक से ये हिंसा शुरू हुई है और बंगाल में जब कभी चुनाव होते हैं, जब भी चुनाव, चाहे वो बहुत छोटे स्तर के चुनाव हो, पंचायत लेवल के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, बिना हिंसा के चुनाव की वहां आप कल्पना नहीं कर सकते। और दिक्कत ये है कि जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने जिस हिंसा की बुनियाद रखी थी, बल्कि और उसके पहले आप कह सकती हैं कि कांग्रेस के जमाने से उस हिंसा को और संस्थागत रूप दिया लेफ्ट फ्रंट सरकार ने, जब ज्योति बसु की सरकार आई। और
उसके बाद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो लेफ्ट के वो सारे कैडर जो बम बनाते थे, बम फेंकते थे, तलवारबाजी करते थे, गोलियां चलाते थे, वो सब तृणमूल कांग्रेस में आ गई। और आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा ये देख के आने वाले समय में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो वही सारा कैडर फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगा। वहां हमेशा सत्ता के साथ वो कैडर आ जाता है जो वहां हिंसक आंदोलन बिल्कुल। करता तो है। ऐसे में बड़ा सवाल यही निकल के सामने आता है अनिल जी कि आखिर जब बीजेपी भी बदलाव की बात करती है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस भी यानी कि ममता बनर्जी भी बदलाव की बात किया करती थी, वो बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। 34 साल की शासनकाल को उखाड़ फेंकना लेफ्ट के और उसके बाद सत्ता पर काबिज होना, जनता की ये उम्मीद है, ये आशा है कि बंगाल में बदलाव की बयार बहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी भी वही वायदा कर रही है, कह रही है कि बंगाल में आएंगे तो बदलाव होगा, लेकिन अगर ये कैडर बीजेपी के साथ भी चला जाता है तो क्या बदलाव हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात आज पश्चिम बंगाल की हो रही है कि पश्चिम बंगाल क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, जिस बात की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अनिल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठाया था, उस पर मैं रिएक्शन जरा ले लेती हूँ राजेश झा जी से। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस कैडर का जिक्र अभी अनिल जी कर रहे थे, इनका कहना है कि वो कैडर हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ होता है। पहले लेफ्ट के साथ था, 34 सालों तक उन्होंने शासन किया। 2011 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी, वो कैडर ममता बनर्जी के साथ चले गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, बीजेपी जिस बदलाव के साथ सत्ता में आने का वायदा और लोगों से वोट मांग रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि वो कैडर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी के साथ नहीं होगा, अगर वो होता है तो बदलाव नहीं होगा? नेहा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और बहुत ही अच्छा सवाल भी पूछा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या कैडर बदलेगा। ये एक अच्छी बात है कि आपके भी मन में ये भावना आने लगी है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, जैसे बंगाल के सारे लोगों के मन में ये भावना आ रही है कि इस बार बीजेपी ही सत्ता में आ रही है। तो आपको मैं बता दूं कि बंगाल में जो लोग हैं वो निश्चित रूप से जिस समय वामपंथ का सरकार था और वो जो शिफ्ट हुआ है तृणमूल कांग्रेस में, तो जो कैडर हैं वो कैडर को वो आजादी दी जाती है। अभी आप देखिए पिछले 6 महीने में 6 विधायक की हत्या हुई है और 130 भाजपा के नेताओं की हत्या हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल जो है वो ना वामपंथ को रहा और ना टीएमसी को रहा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से माहौल बन रहा है, लोगों में जिस तरह से एक परिवर्तन लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं बंगाल में, इसीलिए तो करना चाह रहे हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो, जनता में एक ऐसा मैसेज जाए, एक ऐसी सरकार बने जो कि डर को और भय को समाप्त करे। वो भारतीय जनता पार्टी दावे और वायदे के साथ तो बहुत लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे और वायदे किए जाते हैं, लेकिन तन्वी जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी राजेश जी कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति बहुत खराब है, खासतौर पर बीजेपी नेताओं को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि अभी कुछ ही महीने में तकरीबन 6 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी गई है। 6 विधायक मैडम, 6 विधायक हत्या कर दी गई है, 120 से ऊपर भाजपा नेता जी। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है तन्वी जी, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है क्या? अरे तन्वी जी क्या बोलेंगे, तन्वी जी को ये भी नहीं पता कि टीएमसी के भी 2 विधायक की हत्या हुई है और गोली से खून दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोली से पीट के मारा है इन लोगों ने। लोकसभा इलेक्शन के समय भी आप लोगों के ऊपर ऐसा आरोप था कि आप लोग, तो लोकसभा में हो गया परिवर्तन, 42 में 18 भाजपा को आ गया, 2 से 18 पे चले गए, आप लोकसभा में नहीं रोक पाए, ज्यादा अंतर नहीं है और इस समय 200 सीट के साथ भाजपा आएगी परिवर्तन के लिए। लोग वहाँ शांति चाहते हैं, लोग वहाँ अमन चाहते हैं, लोग टीएमसी को देखना नहीं चाह रहे हैं। मैं चुप रही थी, बीजेपी पहले से ही गुंडागर्दी करते जा रहे हैं, उसको सत्ता में आने की जरूरत नहीं। जब आपको तूफान आता है ना तो यही मोदी जी जाते हैं ममता दीदी के साथ, ममता दीदी 800 करोड़ और 1000 करोड़ का पैकेज मिलता है। वहाँ के बंगाल के लोगों को जिस तरह तूफान आया, 1000 करोड़ का पैकेज दिया गया वहाँ के लोगों के लिए, आपने उस पैसे को इलेक्शन में खर्च किया। आप बोल रहे हो ना, रामनवमी के नाम पे अस्त्र लेकर रास्ते पर बच्चों को निकलना, स्कूल जी एक सेकंड, ऐसे नहीं एक कराना, ये बीजेपी का वितरण है। नहीं तन्वी जी आपने लोकसभा चुनाव की बात की मैम, बीजेपी का है, जो ऑप्शन आप दे रहे हो ना
तन्वी जी। एग्जाम्पल आप सेट कर चुके हो, वो सब हम जानते हैं। देखिए तन्वी जी, देखिए समझना होगा यहाँ पे। नहीं ऐसे नहीं, सुनिए तन्वी जी, कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि टीएमसी ने रोजगार के लिए क्या किया, बंगाल में रोजगार की क्या स्थिति है, पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों की आय की क्या व्यवस्था आपने किया, कितने उद्योग लगाए, सारे उद्योग बंद कर दिए, हर जगह पर। राजेश जी ऐसे नहीं सर, वो केंद्र से पूछ लेंगी केंद्र ने क्या किया, फिर आप नहीं जवाब दे पाएंगे ना। आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए आपने क्या किया। नहीं ऐसे आप बता दीजिए ना सर, आप बता दीजिए। एक दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। आप मुझे बता दीजिए केंद्र ने क्या किया। आज बेरोजगारी दर कहाँ पर है, आज अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, बता दीजिए। अपने जनता के लिए हर सुख साथ, अभी कोरोना के काल में केंद्र ने क्या नहीं किया। केंद्र ने हर राज्य सरकार को आर्थिक मदद दी, आर्थिक पैकेज दिया। आज जहां पर भी पीएम केयर फंड का हुआ, प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिया, हर जगह पर केंद्र जो अपने जो योजना है उसके ऊपर कार्य कर ही रही है। सर बेरोजगारी दर कहाँ पर है ये बताइए ना। अगर आप पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछ रहे हैं तो केंद्र से भी तो ये जवाब बनता है। आप बता दीजिए मुझे बेरोजगारी दर कहाँ है, आज अर्थव्यवस्था का क्या बुरा हाल है। मैं बता देता हूँ अर्थव्यवस्था की। आप इस 9 महीने की पीरियड को छोड़ दीजिए तो देश में हर चीज की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार ने रोजगार के ऊपर भी काम किया है। उससे पहले की अर्थव्यवस्था की बात करिए ना मुझसे। आप मुझे ये बताइए सर कि कोरोना से पहले देश की अर्थव्यवस्था क्या थी, कोरोना से पहले देश की अर्थव्यवस्था क्या थी ये बताइए। क्या जीडीपी -24 में थी क्या, जब पूरा विश्व में जीडीपी सर -24 में नहीं थी, लेकिन क्या उस स्थिति में भी थी जिस स्थिति में आपको पिछली सरकार देके गई थी। आज मुझे बताइए। आज पिछली सरकार की बात ना करें, आप कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, देश की आर्थिक स्थिति को चरमरा के रख दिया। आज देश फिर से गुलामी की ओर जा रहा है। देखिए गोलमोल जवाब मत दीजिए तन्वी जी, ये वाकई ये जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के खास तौर पे अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर वहां पर ज्यादा है, क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका इंफॉर्मेशन गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट घटा है, यहाँ का जीडीपी है, सबसे बढ़िया नहीं। ये जो लोकसभा चुनाव का आपने बीच में जिक्र किया था तन्वी जी, अगर भाजपा पश्चिम बंगाल स्टेट में अगर 18 सीटों पर काबिज होती है तो ये टीएमसी के लिए कितना घातक है, ये मुझे बताइए। ये 18 सीट भाजपा को जो वामपंथी दलों का जो 60% वोट है उससे मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वोट परसेंटेज बड़ा नहीं है, बड़ा है मतलब घटा नहीं है। हाँ। उसका भी 2% बढ़ोतरी। मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ आपको। जो भाजपा का वोट शेयर परसेंटेज था वो इस पिछले लोकसभा चुनाव में 40% था, लगभग 40%, और आपका 43% था। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, आप बड़ा है, छोटा है, घटा है, जैसा भी है, आप मुझे ऐसे नहीं, ऐसे एक एक करके देखिए। आप मुझे ये बताइए कि आपका घटा है या नहीं घटा है, लेकिन भाजपा का कितना बड़ा है ये अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात भाजपा का जो बड़ा है वही परसेंटेज आप वामपंथी दलों का ले लीजिए। जो जितना परसेंटेज वामपंथी दलों का घटा है उतना ही परसेंटेज इस बार तृणमूल वाला भी ऐड होने वाला है। टीएमसी का परसेंटेज बड़ा है, 2% टीएमसी है। आपका जहाँ कब्जा था मिल जाएगा कि वामपंथी दलों ने बैकडोर से मतलब बीजेपी को सपोर्ट किया था। ठीक है, इसीलिए बीजेपी का यहाँ पे है ही नहीं। तन्वी जी तो यहाँ पे है ही नहीं। तन्वी जी बीजेपी वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी 18 सीटें जीत गई। बीजेपी का संगठन नहीं है, फिर भी 18 सीटें जीत गया। ठीक है, मैं राजेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले निरंजन जी सवाल इस बात को लेकर है। लगातार टीएमसी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी तो जी पश्चिम बंगाल में है ही नहीं, ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर उसके बावजूद भी अगर बीजेपी वहां पर नहीं है, उसके बावजूद भी 18 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी का संगठन वहां पर नहीं है, उसके बावजूद भी लोकसभा में 18 सीटें जीतती है और 200 प्लस का नारा देकर विधानसभा चुनावों की तैयारी में अभी से लग जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी को डर किस बात का है कि ये कहा जाता है कि कभी तो गृह मंत्री यहाँ पर जुटे रहते हैं, बीजेपी के नेताओं को और कुछ काम नहीं है, यहीं पर आके जुटे रहते हैं। बीजेपी के कभी अध्यक्ष यहाँ पर आ जाते हैं, कभी गृह मंत्री यहाँ पर आ जाते हैं, कोई ना कोई यहाँ पर रहता ही है। और अगर ये हमले भी कराए जाते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए ये हमले होते हैं और फिर नौटंकी करते हैं। ये डर किस बात का है?
ऐसा है नेहा जी, हाँ। तन्वी जी अपनी बात का खुद ही जवाब दे रही थी। अभी तन्वी जी बोल रही थी कि भाई जो ये भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये सारा का सारा कम्युनिस्ट या वामपंथियों का वोट परसेंट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए तन्वी जी इस चीज की स्वीकारोक्ति कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बढ़ती जा रही है। और वहां पे जो राजनीतिक हिंसा है नेहा जी, ये राजनीतिक हिंसा एक्चुअल में जो प्रबल दावेदार होता है उसके खिलाफ होती है। जैसे पिछली बार 10 साल पहले जो राजनीतिक हिंसा हुई थी वो वामपंथियों और टीएमसी के बीच में हुई थी। पिछली बार जो राजनीतिक हिंसा हुई वो कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई थी, क्योंकि पिछली बार वहां पे प्रमुख जो दावेदार थी वो कांग्रेस थी, वहां पे जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही थी। अब वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और आज ममता बनर्जी को या टीएमसी को आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा खतरे। लेकिन तन्वी जी तो कह रही हैं कि जो वोट गया है बीजेपी के पास वो वाम दलों का है, टीएमसी का कोई वोट नहीं गया। मैडम कहीं पे भी लेकिन इनकी बातों के साथ ही मैं ये भी बता दूं, एक सेकंड निरंजन जी, बनगांव में मतुआ समुदाय ये बहुत खास बहुत महत्व रखता है मतुआ समुदाय, और विधानसभा की तकरीबन 20 से 25 सीटों पर इनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। ऐसे में वहां पर लोकसभा सीट पहले जो टीएमसी के खाते में थी वो अब बीजेपी के खाते में है। ऐसे में जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है अब टीएमसी के लिए। नेहा जी इसके इतर मैं आपको एक बात और बताऊंगा। हाँ। पूरे देश के लिए बंगाल एक नजीर बनने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटीज का विशेषकर मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक मिलने वाला है। आज मुस्लिम समुदाय वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जिस संख्या में लग रहा है, आप देखिएगा कि ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनेगी कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा कटके रहता है, लेकिन बंगाल जो है ना उसका एक उदाहरण नजर आएगा आपको। और रही बात जो अभी तन्वी जी कह रही कि इनका वोट परसेंट यहाँ से शिफ्ट हुआ है या वहां से शिफ्ट हुआ, मैं आपको बता दूं कोई भी पार्टी कहीं पे भी अगर नया उदय करती है तो वो पार्टी किसी ना किसी का वोट बैंक खींचती है। मेरी बात समझिए, जैसे हरियाणा के अंदर अगर ये जो दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी अगर खड़ी हुई है तो इन्होंने जजपा का वोट खींचा है। अगर जो भी पार्टी जहां पे खड़ी होती है वो किसी ना किसी पार्टी का वोट बैंक तो वहां से शिफ्ट करती है। तो इसी हिसाब से आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक, और जिसके अंदर आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय जो पूरे भारत में बीजेपी से बसता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी के ऊपर भरोसा समुदाय के ऊपर जो सीए और एनआरसी का जो नारा आपने लगाया ना, उसके बाद उसको पता चल गया है कि उसके साथ नहीं है, और बीजेपी पहले मथुआ समुदाय को ही भारत के बाहर करने की मांग कर रहा है। तन्वी जी, प्रधानमंत्री तो खुद मिलकर कह चुके हैं कि उनको नागरिकता दी जाएगी और वो पहले से ही नागरिक है भारत के। वो आज से रह रहे हैं क्या पश्चिम बंगाल में? वो समझ में आ गया कि मथुआ समुदाय का पूरा मथुआ समुदाय समझ में आ गया उन लोगों को कि बीजेपी का कितना ढोसला मतलब ढकोसला था वो सब बातें। अनिल ठाकुर जी, ये बोला गया कि उसको ये बोला गया कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप लोग अगर बीजेपी में योगदान देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि सीए का एनआरसी का जो आपको मतलब ठीक है। अनिल ठाकुर जी, सवाल इस बात को लेकर है, मथुआ संप्रदाय पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना अहमियत रखते हैं और उन पर ये एनआरसी और सीए का कितना फर्क पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, वहाँ पश्चिम बंगाल में कुछ जो विधानसभा सीटें हैं वहां इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। जी जी। और ये जिस तरफ झुकेंगे उधर जो भी पार्टी होगी, जिस पार्टी की तरफ झुकेंगे उस पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं जी जी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है अभी पश्चिम बंगाल के लिए कि देखिए जिस तरह का डिवीजन हो रहा है और ये जो डिवीजन है ये डिवीजन बहुत शार्प डिवीजन है। ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से मुस्लिम समुदाय उनसे बिछड़ने ना पाए, क्योंकि ओवैसी की भी एंट्री होने वाली है अभी। और जो हम लोगों ने बिहार में देखा है, ओवैसी ने जो कुछ 5 सीटें वहां ली और खास करके उन्हीं इलाकों में जहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल का एक बड़ा इलाका है
और खास करके वो इलाका जहां बांग्लादेश से आके और एक बड़ी जनसंख्या वहां बसती है। जी जी जी। तो वहां अगर ओवैसी का प्रभाव बढ़ता है तो ये भी एक सता रहा है। अभी ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं, ओवैसी भी एक चुनौती बन के उभर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, ममता बनर्जी के साथ एक दिक्कत ये है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर सहिष्णुता का पूरी तरह से अभाव हो तो आप पॉलिटिक्स को अपनी तरह से नहीं ले। अब देखिए, आप इन्हीं राज्यपाल को एक पब्लिक फंक्शन में उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया। हाँ। और तो अब इस तरह से आप करेंगे, भाई राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, आपका मतभेद हो सकता है राज्यपाल से, आपका मतभेद गृह मंत्री से हो सकता है, जेपी नड्डा से हो सकता है। बहुत एक अहम सवाल आपने उठाया है, जो ममता बनर्जी की हठ धर्मिता है और जिस तरह से वो अपने एक स्टैंड पे कायम रहती हैं, और राज्यपाल को बीच में लेकर आना और राज्यपाल पर जिस तरह से निशाना साधा गया उस दौरान, या फिर यूं कहे कि राज्यपाल को जिस तरह से घेरा गया, काले झंडे दिखाए गए, काली पट्टियां बांधी गई, ये तमाम चीजें क्या इसको राजनीति से जोड़ कर देखना चाहिए, या फिर यूं कहें कि क्या राजनीति में राज्यपाल को लेकर आना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल यहाँ पे हो जाता है। इस पे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है तन्वी जी। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अनिल ठाकुर जी कर रहे थे, कि राज्यपाल के साथ इस तरह का व्यवहार करना, कि अगर वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनको गाड़ी से उतरने नहीं दिया जाता है, तो ये क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की क्या यह हठ धर्मिता है? न सिर्फ इस बात का जिक्र मैं कर रही हूँ, बल्कि आपको वो वाक्य भी याद होगा जब राजीव कुमार कमिश्नर थे और उसके बाद जब सीबीआई वहां पहुंचती है तो सीबीआई को बंधक बना लिया जाता है। इस तरह की चीजें अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में चलेगी तो क्या ये हठ धर्मिता नहीं कही जाएगी ममता बनर्जी की? राज्यपाल जो है, मतलब राज्यपाल अगर अपना औहदा भूल के अगर आरएसएस का कैडर की तरह कमेंट करेंगे तो फिर हमको फिर ये बताना चाहिए कि राज्य का ड्यूटी क्या है। राज्यपाल ट्वीट देखेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई बीजेपी नेता का ट्वीट है, आपको ये कम लगेगा कि वो फिर राज्यपाल का ट्वीट है। जब भी जाते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं कि आपका जो औहदा है, मतलब आपका जो ड्यूटीज है, आपका जो लिमिटेशन है, उसमें रहना चाहिए राज्यपाल को, लेकिन उससे बाहर निकल के वो एक बीजेपी कैडर की तरह बात करते हैं। तो इसलिए अर्जित तब ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है। ऐसा राज्यपाल जो हम पहले भी देख चुके कि चौथा को तो रहा है, कल भी बात हो रहा था उससे, तो वो भी ऐसे ही बात करते थे। उसका ट्वीट देखिए, वो भी एक बीजेपी कैडर ज्यादा लगते हैं, राज्यपाल कम लगते हैं। मतलब क्या ये आपको ट्रेनिंग नहीं दी क्या, दिया क्या? तन्वी जी, एक चीज पे मतभेद हो तो समझ आता है ना। यहाँ पे तो मैं उस वाक्य का भी जिक्र कर रही हूँ कि जब राजीव कुमार कमिश्नर थे तो सीबीआई को बंधक बना लिया गया था। आज जब केंद्र की तरफ से तलब किया गया, तन्वी जी, मशीनरीज है ये, अगर आप एक्टिव करेंगे तो भी ये राज्य को बताना जरूरी था। राज्य को विदाउट इंफॉर्मेशन ऐसे कोई एक राजीव कुमार जैसे होने का जो ऑफिसर, उसको आप ऐसे ही मतलब जो राज्य के इतने बड़े पद पर है, आप ऐसे ही सीबीआई भेज के उसको नहीं अटैक कर सकते हैं। आपको एक प्रोसीजर से जाना पड़ता है, एक सिस्टम होता है। आप पहले आज जब केंद्र की तरफ से तलब किया गया कानून व्यवस्था को लेकर, मुख्य सचिव अयप्पन बंदोपाध्याय और वीरेंद्र, तन्वी जी सुन लीजिए, अपने ही राष्ट्र के अंदर, एक प्रदेश के अंदर घुस रहे हो, तो ऐसी बात है कि रात के अंधेरे में ऐसा कोई सनसनीखेज खबरें तैयार नहीं कर रहे हो। ये तन्वी जी समझना चाहिए था। प्रोटोकॉल सेंट्रल ने तोड़ा है, प्रोटोकॉल सेंट्रल ने तोड़ा था, इसीलिए तन्वी जी, सेंट्रल क्या, तन्वी जी, न सिर्फ उस बात का जिक्र मैं कर रही हूँ, बल्कि अभी हाल ही की घटना है जब केंद्र ने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया, तब वहां से ये कहा गया कि कोई भी दिल्ली नहीं आएगा, ना मुख्य सचिव आएंगे ना डीजीपी आएंगे। उसका भी जरूर प्रोटोकॉल होगा, उसका भी कुछ भी ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ऐसे बात किया गया। ऐसा कोई, देखिए बंगाली लोग इतना अनपढ़ गवार नहीं है कि आप हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। हम लोग सब कुछ देखकर ही बोलते हैं। अगर बार बार केंद्र ये ना समझ, मतलब ना समझी करे और ऐसा प्रोटोकॉल बार बार तोड़ता रहे, तो फिर
भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है राजेश झा जी, अगर राज्यपाल की तरफ से इस तरह का, ठीक है मैम, ठीक है तन्वी जी, ये मतलब राष्ट्र बना है, ये संयुक्त राष्ट्र है, कोई एक नेशन थ्योरी यहाँ पे नहीं चलता, ये संयुक्त राष्ट्र है, हर राज्य का तभी सम्मान करना चाहिए केंद्र को। ये केंद्र भूल जाते हैं बार बार, ठीक है, एक नाथ तंत्र चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि राज्यपाल को ये कहना पड़ा कि अगर संविधान का पालन नहीं किया गया तो मैं अपना दायित्व निभाऊंगा, आग से ना खेले ममता बनर्जी, इस तरह के भी बयान के राज्यपाल को भी शोभा देते हैं क्या? जी आपको पता है कि राज्यपाल जो है वो लोकतंत्र में एक बहुत ही गरिमा भरा पोस्ट है, और उसको इन लोगों को ये बोलने में थोड़ा सा भी ये नहीं सोचते हैं कि ये बोलते हैं कि आरएसएस के केडर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। देश में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है शिवसेना की, वहां पर भी राज्यपाल हैं, केरल में भी राज्यपाल हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी, तो सर वहां पे भी तो आरोप लगते रहे, वहां पे भी तो आरोप लगते रहे हैं। पश्चिम बंगाल कोई एक पहला राज्य थोड़ी है जहां पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। नहीं, काले झंडे नहीं दिखा रहे हैं राज्यपाल को, ये इस तरह से कर रहे हैं जैसे लग रहे हैं कि रूम अरेस्ट कर देंगे, हम जाने नहीं देंगे, आपको बोलने नहीं देंगे स्टेटमेंट। ऐसी बात नहीं, राज्यपाल का भी अपना पावर है, जब राज्यपाल अपने पावर को इस्तेमाल कर लेंगे तब ममता जी को पता चलेगा कि क्या पावर होता है राज्यपाल का। पहली बात। दूसरी बात है कि जो घटना घटी उसके ऊपर ये चर्चा नहीं कर रही है। कल जो घटना, जिस तरह से घटना घटी है उसके पहले ही बता दिया गया था। बीजेपी की जो वहां लोकल हमारी बॉडी है उसने केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने वहां के डीजीपी और वहां के तमाम अधिकारी को यह बताया कि इस तरह की घटना घट सकती है। उसके बावजूद जब घटना घट गई तो बोलते हैं कि बीएसएफ और सीआरपीएफ चल रही थी उन गाड़ी के रैलियों के साथ। यह बीजेपी का नौटंकी है और उन्होंने खुद अपने ऊपर ईटा और पत्थर फेंकवा के तुड़वाया है। ये इस तरह की गंदी और भद्दी बात करते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, नड्डा जी को गाली देते हैं, ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, ये सीएए के विरोध करते हैं। देश के अंदर कोई भी कानून बनेगा उसका वो विरोध करेंगे। ये हिंदुत्व के साथ नहीं है, भाजपा नेताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, इनका पता ही नहीं चलता है। इनको लगता है कि ममता ने जो बोल दिया वो हो गया। ये सीबीआई को नहीं मानेंगे, ये ईडी को नहीं मानेंगे, ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, ठीक है, एक आपको पता है औरत से कैसे बात की जाती है? एक औरत को भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के साथ कैसे बात करना चाहिए, राज्यपाल को कैसे बात करना चाहिए। आपने ये नियम पहले आपने तोड़ा है, आपको पता नहीं आज से साल भर पहले आपने किस तरह से बात किया मोदी जी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बात आपने कैसे किया। आप देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, देश की राष्ट्रपति किसी पार्टी के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। आपको टिप्पणी करने के पहले सोचना चाहिए। ठीक है, आपने सारे गरिमा को भंग किया और जनता जवाब देगी। तन्वी जी, जनता जवाब देगी राजेश जी, जनता जवाब देगी। और वक्त आने दीजिए, जनता को जवाब देने दीजिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। वो जब वोट की चोट देती है तो वो साफ कर देती है कि दरअसल वो किसको पसंद करती है और किसका शासन चाहती है। एक और छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अनिल ठाकुर जी। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि राज्यपाल को गाड़ी से उतरने नहीं देना, राज्यपाल को काले झंडे दिखाना, काली पट्टी दिखाना और उनके ऊपर भी आरोप लगाना कि आप आरएसएस से जुड़े हैं, तमाम चीजें। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसके इतर देखें तो राज्यपाल की तरफ से जिस तरह के बयान आते हैं, ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से ना खेलें और संविधान का पालन नहीं हुआ तो मुझे अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इन दोनों ही तरफ से अगर हम देखें तो किस तरह से आपको लगता है, क्या वाकई क्या राज्यपाल की तरफ से इस तरह की चीजें होनी चाहिए या फिर मौजूदा सरकार की तरफ से इस तरह की चीजें होनी चाहिए? नहीं, दोनों ही तरफ से संयम बरता जाना चाहिए और राज्यपाल की भी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर हर चीज पर बोलने लगे, राजनीति पर बोलने लगे, स्थानीय राजनीति में अपना पार्टिसिपेशन देखने लगे, जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए राज्यपाल को भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप देखें कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से राज्यपाल ने अपना संदेश दिया और जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार को आगाह किया, वो भी गलत था। होशियारी हो या धनकर हो, इन सबों को भी कम से कम ये देखना चाहिए कि मर्यादा उनकी कहाँ तक है और कहाँ सीमा उनकी खत्म होती है। दूसरी बात है, देखिए,
राज्यपाल तो खैर एक अलग स्थिति में है, लेकिन हम उम्मीद जो कर रहे हैं वो वहां के चीफ मिनिस्टर से करना चाहते हैं, इसलिए कि वो चुना हुआ प्रतिनिधि है। अब अगर ममता बनर्जी बोलेंगी कि केंद्र सरकार कोई भी योजना चलाएगी हम उसे लागू नहीं करेंगे, न जाने कितनी योजनाओं को उन्होंने खारिज किया कि नहीं मैं नहीं चलाऊंगी ये योजना हम अपने ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे और आपकी हमें जरूरत नहीं है। सीबीआई के बारे में उन्होंने कह दिया कि सीबीआई को हम नहीं मानते और हमारे यहाँ सीबीआई तब तक कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जब तक कि राज्य सरकार की अनुमति न ले। अब दिक्कत ये है कि अगर केंद्र की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आप सवाल उठाएं, किसी को काम न करने दें, कोई योजना लागू नहीं करने दें, तो केंद्र क्या सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित रहेगा? और अगर ममता बनर्जी रामलीला मैदान में यहाँ आए और रामलीला मैदान में अगर आके वो कोई रैली करना चाहें और केंद्र सरकार कह दे कि नहीं हमारी पुलिस इजाजत नहीं देगी, केंद्र सरकार के पास है यहाँ पुलिस, अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? देखिए संविधान हर किसी को पूरे देश में कहीं भी जाने की इजाजत देता है और हर लोकतांत्रिक कार्यक्रम क्रियाकलाप करने की आजादी देता है। ममता बनर्जी बिल्कुल ये ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए सर कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, कोई भारत के बाहर नहीं है। जो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी करती हुई नजर आती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है निरंजन पोद्दार जी, क्यों ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही है? ऐसा है नेहा जी, दरअसल क्या है, इसको आप यूं कहिए कि भाई राजनीतिक उद्दंडता मैं इसको कहूंगा। जो ममता बनर्जी की जो राजनीति रही है वो शुरू से राजनीतिक उद्दंडता के रूप में रही है। चाहे वो पहले अपोजिशन में थी तब भी उनकी एक उद्दंडता एक सीमा को लांघती थी, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि अपोजिशन के अंदर राजनीतिक उद्दंडता देखी जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात का हरी को घटो जो भगुमारी लाल। तो उस समय ये चीज एक समझ लीजिए आदमी उस चीज को थोड़ा सा नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन आज ममता बनर्जी आज सत्ता में है और एक जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, वो कम से कम ममता बनर्जी को समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, एक सवाल मेरा यहाँ पे राजेश जी आपसे है कि अगर आप चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि जी बीजेपी सत्ता में आएगी तो बदलाव की बयार बहेगी, लेकिन सायंतन बसु जो कि बंगाल बीजेपी के नेता है, उनका ये कहना है कि अगर आप हमारे एक मारोगे तो हम आपकी चार मारेंगे। ऐसे बदलेगी क्या बीजेपी बंगाल को? नहीं, ये बात देखिए, ये उनका अपना निजी राय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपको पता है कि देश में 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाला है देश में, किस तरह से हम लोग शासन कर रहे हैं और जनता किस तरह से खुश है। आपने देखा 2014 के बाद 2019 में प्रचंड बहुमत देके आया, तो और भी राज्यों में नहीं, तो अगर ऐसे निजी बयान है तो ये सार्वजनिक तौर पे क्यों दिए जाते हैं? निजी राय हो सकती है। नहीं, ये सार्वजनिक तौर पे क्यों दिए जाते हैं सर? निजी राय तो अपने पास रखे ना। हाँ ठीक है, वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वो अमन और चैन के लिए है, वो विकास के लिए है, वो डेवलपमें के लिए है, वो जो सरकार जो वादे और मैनिफेस्टो लेके आ रही है उसके ऊपर काम करना, वो निजी राय उनकी हो सकती है। नहीं, ये सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर ये निजी राय है तो सर ये सार्वजनिक तौर पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये सार्वजनिक तौर पर है और बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी की तरफ से कार्रवाई क्या होगी ऐसे बयान देने पर? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंतजार करिए, 4 महीना इंतजार करिए, उसके बाद देखिएगा बंगाल में किस तरह से इंतजार तो मध्य प्रदेश में देखिए आपने उन्होंने सर जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया गया था तब भी इंतजार ही किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। उसकाने का काम किया, जिस तरह से 120 से 130 भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मारने का काम किया है, तो कभी कभी इस तरह के बयान वो बोलते हैं, लेकिन ये निजी राय हो सकती है उनकी, ये पार्टी की राय नहीं है जी। तो ऐसा भी कुछ करना चाहिए अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से, या फिर यूं कहे कि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कि पहले ये बता दिया जाए कि ये बीजेपी के नेता की पर्सनल राय है, यानी कि निजी राय है, उसके बाद उसको हम उतना ही तवज्जो दें जितनी देनी चाहिए। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर ही इस तरह की राजनीति हो रही है, लेकिन अब सवाल ही कि क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की तरफ अग्रसर है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।